हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू टू द चैनल। सो जैसे हम लोगों ने अपनी प्रीवियस अनाउंसमेंट के अंदर बात करी थी कि हम यूपीएससी के लिए एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट 1 ईयर 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका आज हमारा ये पहला लेक्चर है एंड इसमें हम लोग इस पूरी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को हम लोग शॉर्ट पार्ट्स के अंदर आपको चैनल पे डिलीवर करेंगे फॉर योर ओन कन्वीनियंस, कि जिससे आप अपनी कन्वीनियंस पे घर पे रहकर आराम से शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में इस पूरे लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट कर सकें। सो बहुत सारी वीडियोस मल्टीपल टॉपिक्स पे आने वाली है। पहले भी हमने बात करी थी कि इसमें हम लोग डिफरेंट सेक्शंस जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उनको कवर करेंगे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस जो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है। इसके अलावा एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। जितनी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होंगी मैक्सिमम पॉसिबल उन्हें यहाँ पे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इंटरनेशनल रिलेशंस से पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस मैपिंग के ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, बायलेटरल रिलेशंस के ऊपर, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर पूछता है, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, इनके ऊपर पूछता है। उन चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर आपके साथ यहाँ पर हमने उसको डिस्कस करना है। तो पहला हमारा जो आज का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट दी मल्टीलेटरल रिलेशंस, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एक एक करके एक ऑर्गेनाइजेशन को पिक करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि अभी नोट बनाने का आपके इतना कन्वीनियंस नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आप हमारे से पीडीएफ्स हम आपको इसकी डिलीवर करेंगे। आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना चाहते तो हम आपको पीडीएफ्स देंगे, उनके प्रिंट आउट निकालकर आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए आज के अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट टॉपिक वी हैव टुडे, इट इज़ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में आज का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, दैट इज अबाउट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले देखिए, पहली बात, जब हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका फॉर्मेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ 1945 के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी सिंगल हैंडेडली एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की अपनी खुद की 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन के अपने खुद के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। उसमें से एक ऑर्गन जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। बाकी भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप हो गया, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल हो गया। तो वो भी आपकी डिफरेंट बॉडीज़ हैं यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, ये 6 तरीके के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। तो कौन से हैं एक बार ज़रा हम उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक के बाद भी बढ़ेंगे। सो यूनाइटेड नेशंस एज अ बॉडी जिसके अपने खुद के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ओके, क्या है उसके 6 अपने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें एक आप देख रहे हैं दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वन इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, द थर्ड वन इज यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप, देन सोशल इकोनॉमिक काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट। ओके, तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। अभी हम लोग जनरल असेंबली के बारे में अच्छे से समझेंगे, एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ज़रा एक बार उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस बॉडी का फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको बनाया गया था। एट प्रेजेंट, आज के समय पर कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट हैं। फर्दर अगर हम लोग देखते हैं वोटिंग, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग राइट्स नेशन को कैसे दिया जाता है? हर एक नेशन के पास यूनानिमसली वोट करने का राइट होता है, लेकिन अगर किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन के लिए 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद ही उस फेवर में डिसीजन को लिया जाता है। सेशंस जो हैं वो एनुअली होते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर कोई स्पेशल सेशन करवाना है तो वो भी कंडक्ट होगा, लेकिन हर साल एक बार सितंबर के मंथ में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन कंडक्ट करवाया जाता है। एंड ये जो प्रेसिडेंसी है वो भी रोटेट होती है, तो एनुअल बेसिस पे प्रेसिडेंसी को भी यहाँ पर रोटेट किया जाता है मेंबर स्टेट्स के बीच में। सो ये आप सबसे पहले इतनी चीज़ इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें एड ऑन में आपको और जो चीज़ें और एडिशनली यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या चीज़ें और हैं कि यूनाइटेड नेशंस के लिए इस बार का जो हमारा 2025 है,
ठीक है ना। तो जो 2025 है इसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का थीम क्या है? सो वो थीम आप ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो थीम क्या है हमारे पास? कॉपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो इस बार का जो हमारा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का थीम है 2025 में, वो ये थीम है, कॉपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ओके, अब ये थीम जो है इसके अकॉर्डिंगली 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स भी डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक पैक्ट को साइन किया है जिसको कहते हैं द पैक्ट ऑफ फ्यूचर। सो यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है एक पैक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा कई बार हो सकता है आपसे डायरेक्टली ही पूछ ले व्हाट इज पैक्ट फॉर फ्यूचर, तो ये किस बॉडी ने अडॉप्ट किया है? सो दिस पैक्ट फॉर फ्यूचर हैज बीन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। और इस पैक्ट के अंदर किस चीज को एड्रेस किया गया है? जितने ऐसे इश्यूज हैं जो टेक्नोलॉजी या 21st सेंचुरी के अंदर सबसे ज्यादा डॉन्टिंग इश्यूज हैं, फॉर एन एग्जाम्पल डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर हम रेगुलेशंस लेकर आएंगे, उसको रेगुलेट करने के ऊपर हम यहाँ पे काम करेंगे। जिस तरीके से कई बार हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया जा रहा है, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश इस पैक्ट फॉर फ्यूचर के थ्रू करी जाएगी। टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो सके, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करा जा सके। तो बेसिकली 21st सेंचुरी के डॉन्टिंग इश्यूज के ऊपर पैक्ट फॉर फ्यूचर काम करने वाला है, जिसको अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशंस ने अपने यूनाइटेड नेशंस समिट के अंदर। तो ये बात भी आप जनरल असेंबली में साथ में ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम लोग देखें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किन किन चीज़ों के बारे में बात करती है, वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करती है, उन इश्यूज के ऊपर अपने मुद्दों को, पॉलिसीज को फ्रेम करती है, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल कॉपरेशन प्रोवाइड करने के ऊपर काम करती है। सो इन ओवरऑल दिस बॉडी वर्क्स फॉर दी पीस, सिक्योरिटी एंड कॉपरेशंस। और इस साल जैसे हमने देखा कि इट इज़ एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स 2025 को डिक्लेयर करा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और एफिशिएंटली आपके लिए ज़रूरी हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो मल्टी, और जितना ज़रूरी है हम लोग उसको यहाँ पे कवर कर ही रहे हैं, जितना एसेंशियली आपसे पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ पे अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशन की सेकेंड बॉडी हम लोग देख रहे हैं, जो हमने अभी प्रिंसिपल ऑर्गन्स में देखी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में रहती है, इंडिया के लिए तो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट बॉडी है, बिकॉज हम बहुत लंबे समय से यहाँ पर इसमें सिटीजन परमानेंट मेंबर की हमारी कोशिश रही है, लेकिन बहरहाल वो हमें मिल नहीं पाई है। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम याद रखने हैं आपको, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज P5 मेंबर्स, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड USA। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। इसके अलावा जितने मेंबर्स हैं वो सब के सब आपके नॉन परमानेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो UNSC भी 1945 में यूनाइटेड नेशन के चार्टर के थ्रू ही इंप्लीमेंट करी गई है। दिस इज अ मैप, आप इसको देख सकते हैं। वो 5 कंट्रीज जो हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ पे। नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं यहाँ पे उन्हें 2 साल के लिए यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट किया जाता है। इंडिया की भी प्रेसिडेंसी रही है यहाँ पे 2 इयर्स के लिए। वो 10 कंट्रीज किन किन कॉन्टिनेंट से? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 3, एशिया, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स 2 एंड ईस्टर्न यूरोप से भी 2 कंट्रीज है। तो ध्यान क्या रखेंगे, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 इयर्स का टर्म जो है वो सर्व करते हैं और उनको बेसिकली इलेक्ट किया जाता है बाय द जनरल असेंबली। उनके पास वोट करने का किसी तरीके का कोई भी राइट नहीं होता है। सो रिसेंटली अभी जिन जिन नॉन परमानेंट मेंबर्स को UNSC में इंक्लूड किया गया है वो कौन कौन से नेशंस रहे हैं? दैट इज डेनमार्क, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, दैट इज डेनमार्क, दैट इज ग्रीस, दैट इज पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। ठीक है, तो इनको भी बेसिकली नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑन यूनाइटेड नेशन फॉर सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए अभी इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है,
अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ इस बार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो अटैच्ड है, जिसका नाम है आपका कॉमन प्लेज इनिशिएटिव। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन प्लेज इनिशिएटिव। सो इनिशिएटिव किसने लिया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ही बेसिकली इसे साइन करा है। ठीक है, ये इनिशिएटिव उन्होंने रिसेंटली ही लॉन्च किया है और इस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंगली 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर स्पेसिफिकली ये बॉडी समय फंक्शन करने वाली है, वर्क करने वाली है, और वो है इस प्लेज के अंडर विमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, विमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी, दैट इज अ कॉमन प्लेज इनिशिएटिव। तो इसमें इंश्योर करा जाएगा कि बेसिकली एक इस तरीके का सिस्टम डिजाइन करने के ऊपर काम किया जाएगा जहां पर मीडिएटर्स आए, और वुमेन्स को एज अ मीडिएटर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब उनको एज अ प्रमोट किया जाएगा कि विमेन्स जो है उनको वो इतना एम्पावर कर सके दैट दे एक्ट एज अ मीडिएटर्स टू ब्रिंग पीस ऑल्सो विद इन दी नेशंस। ठीक है, तो ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। दे आर गोइंग टू अपॉइंट विमेन्स एज द लीड मीडिएटर्स इन दिस। सो ये बात ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन प्लेज इनिशिएटिव। फैक्ट्स अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये पावर है कि यहाँ पर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेंबर्स को मानने जरूरी होते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर की सीट पर रह चुका है 8 बार, 8 टाइम्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया इसका मेंबर रह चुका है। 2021-22 के टर्म पे हम इसके मेंबर प्रेसिडेंसी को अडॉप्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी आती है दैट इज यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। अब पीस कीपिंग फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो हर एक देश अपने जो भी मेंबर स्टेट्स हैं इसके, वो सब लोग अपने यहाँ से मिलिट्री एंड पुलिस पर्सोनल को भेजते हैं नेशंस के अंदर, जो भी कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन एरियाज हैं वहाँ पे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो काम करती है। सो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हैं, ये डिसआर्म के अंदर ऊपर काम करते हैं। ठीक है, उन रीजन्स को डीमोबलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो जो आपका यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है उसका शुरुआत जो है वो 1948 में हुई थी, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के साथ इसकी शुरुआत हुई थी वेस्ट एशिया के अंदर। और अग्रीमेंट ध्यान रखिएगा, अग्रीमेंट इज आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलिएगा। एम क्या है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स हैं, ऐसी जगहें हैं जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स हैं, वहाँ पे पीस को इंट्रोड्यूस करा जाए। किन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये काम करता है? देयर शुड बी अ कंसेंट, मतलब रजामंदी होनी चाहिए, किसी तरीके की इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए और फोर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो पीस कीपिंग फोर्स होती है वो पीस कीपिंग फोर्स जो वहाँ पे जा रही है, मिलिट्री पुलिस पर्सोनल्स जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी अटैक होता है। तो उनको ये कहा गया कि अपने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में दे कैन वर्क जब फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बट अदरवाइज देयर शुड बी नॉन यूज ऑफ द फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड मेंटेन डिफेंस। इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है बिकॉज दे वेयर द डिस्टिंक्टिव ब्लू हेलमेट्स। अब ये न्यूज़ में हमारे लिए रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया ने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स करके एक लॉन्च करा है प्रोविजन, जिसके अंदर एक डेटाबेस इकट्ठा होगा अगेंस्ट द क्राइम्स, वो क्राइम्स जो पीस कीपर्स के अगेंस्ट करे जा रहे हैं, वो फोर्सेज जो जा रही हैं कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज के अंदर पीस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, उनके अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसका डेटाबेस इकट्ठा करने के लिए एक ग्रुप यहाँ पे बनाया गया, दैट इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, जिससे जो लोग इस तरीके का अपराध कर रहे हैं उनको भी अकाउंटेबल किया जा सके। तो इसको लॉन्च कब किया गया था? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड क्यों करा गया था? कि जो क्राइम्स ब्लू हेलमेट्स के अगेंस्ट हो रहे हैं, दैट इज पीस कीपिंग फोर्स के अगेंस्ट हो रहे हैं, उन लोगों को हम लोग अकाउंटेबल हेल्ड कर सके। साथ ही साथ दे आर एम्प्लॉयड, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को एम्प्लॉय करा जाता है किसी भी आर्म रीजन के अंदर पीस को री इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज और देखें कि फंडिंग कहाँ से आती है, तो मेंबर स्टेट्स ही इनको फंडिंग करते हैं। तो जो मेंबर स्टेट्स हैं वो ही यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को फंडिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? वेरी 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 एसेंशियल। इंडिया ही एक ऐसा पहला देश बन पाया है जिसने अपनी ऑल वुमेन यूनिट को भेजा था लिब्रिया के अंदर। ठीक है, अपनी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की ऑल इंडिया यूनिट को भेजा था लिब्रिया के अंदर। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स जो कंट्रीब्यूट कर रही है। इंडिया
लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट है और यहाँ पर इनको 1988 के अंदर इस बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज भी ग्रांट हो चुका है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, डू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑफ फंडिंग को ध्यान रखिएगा, मेंबर स्टेट्स ही होते हैं जो इसकी मेजरली फंडिंग करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी कम टू इट्स यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। नाम से ही पता चल रहा है कुछ इकोनॉमिक्स एंड सोशल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं और कौन से एरिया के अंदर, स्पेसिफिकली द एशिया एंड द पैसिफिक रीजन, वहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। 1947 में इस कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। लेटली इसका नाम जो है वो 1976 में चेंज कर दिया गया था। तो पहले इसको इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट कहते थे, नाउ इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कमीशन कॉन्फ्रेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। 53 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका फुल टाइम मेंबर है और यहाँ पर हर वो इशू जो इस पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक एंड सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर काम किया जाता है। यहाँ पर एक रिपोर्ट है बेसिकली जिसको रिलीज करते हैं, 2024 में भी वो रिपोर्ट रिलीज हुई है, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2024, उसको भी यहाँ पे रिलीज। ओके, सो 4 टॉपिक्स हमने भी देखे। अब हम लोग अपने 5th टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये नेक्स्ट हमारा मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। 1964 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, पहले इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, लेटली इट हैज बीन रीब्रांडेड एज यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, 195 मेंबर नेशंस हैं और उन सभी मेंबर नेशंस को ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इंटीग्रेट करना जिससे ट्रेड एंड डेवलपमेंट फेयर एंड इक्विटेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू हो सके। ये बात आप साथ में इस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ध्यान रखेंगे। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनको ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा कई बार पेपर के अंदर डायरेक्टली सिर्फ रिपोर्ट पूछी जाती है और ये कहा जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे पब्लिश कर रही है। सो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेक्स्ट इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग PYQs भी करेंगे तो उससे भी आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली पूछे जा रहे हैं। तो 3 की की रिपोर्ट्स आपको ध्यान रखनी है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अचीवमेंट्स क्या हैं, इस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस, किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो उसमें फाइनेंसेस को कैसे मिटिगेट करा जाएगा उसके ऊपर काम करना। साथ ही साथ यहाँ पे 2015 में एडिस आबा के अंदर एक ग्लोबल कम्युनिटी में इसका मैंडेट, इसको मैंडेटरी बनाया गया था। एक डेट मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम प्रोग्राम भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है जो इस पर्टिकुलर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए हम लोग फैक्चुअल बेसिस कंटेंट अभी देख रहे हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम लोग आगे इसमें सीरीज में बढ़ते चले जाएंगे हम इसे इंटीग्रेट करते जाएंगे बाकी टॉपिक्स के साथ भी। अभी पहले सीरीज के अंदर आपको मैं सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया देती जा रही हूँ काफ़ी सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन पे, इवेंचुअली हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे मल्टीपल और टॉपिक्स के साथ भी। चलिए, तो सबसे पहले नेक्स्ट अब हमारे पास 6th ऑर्गेनाइजेशन आती है, दैट इज यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम। तो अगर हम लोग सप्लाई चेन से समझते हैं तो हम लोग क्या मतलब समझते हैं कि भाई रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर तक जो फाइनल प्रोडक्ट जा रहा है वो कितना सीमलेस मैनर में प्रोड्यूस होकर कस्टमर तक फाइनल जो फिनिश गुड जा रहा है और कितना सीमलेसली वो ट्रैवल हो पा रहा है, उसके लिए जो सप्लाई चेन है उसके बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन बात करती है। सो हम लोग जरा एक बार इसमें देखते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं। तो अगर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देखिए सप्लाई चेन, जैसे कोविड आया था, ओके, ऐसी कोई भी क्लाइमेट चेंज या कोई भी ऐसी ग्लोबल पैंडेमिक कंडीशन है या कोई अर्जेंसी आ जाती है, उस कंडीशन के अंदर अक्सर सप्लाई चेन्स के अंदर डिस्ट्रप्शन अराइज होती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन फोरम बेसिकली वर्क कि किसी भी तरीके के डिस्ट्रप्शंस जो ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर आ रहे हैं उनको वो एड्रेस करेगा। ठीक है, किन कारणों की वजह से 2 देशों के बीच में लड़ाई हो गई, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशंस अराइज हो गई हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से और इंटरडिपेंडेंसी की वजह से भी इसके ऊपर वर्क करा जाएगा। फोकस एरिया क्या है, अगेन सप्लाई चेन रेजिलेंस के ऊपर इनका फोकस एरिया है, पर्टिकुलरली स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। डू रिमेंबर दिस थिंग, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए
पर्टिकुलर, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं या फिर एक क्राइटेरिया में जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो सस्टेनेबल ग्राउंड्स पे आ चुके हैं कि दे कैन मैनेज दैट सप्लाई चेन, बट जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है उनके लिए वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने के ऊपर काम करेगा। की आउटकम्स देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सो इन्होंने एक इंटर मॉडल मैनिफेस्टो को लॉन्च किया है जो लो कार्बन एफिशिएंट रेजिलिएंट फ्राइट ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, लो कार्बन एमिशन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मॉडल डेवलप करा जाएगा, एक ऐसा फॉरम, ऐसा एक सप्लाई चेन मॉडल डेवलप करता है जिसके तहत वो अपने टारगेट्स को भी अचीव कर सके और क्लाइमेट को भी, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके अंदर भी और फर्दर उसके डिस्ट्रप्शन में कोई कंट्रीब्यूशन ना करे। साथ ही साथ डिजिटल सॉल्यूशंस जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो ट्रेड के लिए, ठीक है, एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट डेटाबेस, ऑप्टिमाइज डेटा फ्लो के लिए कि डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल कर रहा है, या फिर हम लोग एक तरीके से देख रहे हैं कि जब सप्लाई चेन के अंदर जो हमारे को मीन्स चाहिए उसके ऊपर भी ये बेसिकली काम करे। तो डिजिटल सोल्यूशंस लाइक गाइडलाइंस फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो फॉर ट्रेड एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट डेटा टू ऑप्टिमाइज द ट्रेड फ्लोज। ओके, नेक्स्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आती है, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अक्सर न्यूज में रहती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है। तो इसके बारे में अगर हम लोग आगे देखते हैं, सबसे पहले ये पहला ऐसा कोर्ट है जो परमानेंट कोर्ट है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है ग्लोबल लेवल पे। हर एक कंट्री के अंदर एक कोर्ट होता है जो उसकी फेडरल कोर्ट मानी जाती है, उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी मानी जाती है। सिमिलरली ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर कोई इंटरनेशनल क्राइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम कहाँ जाएं, उन मुद्दों को लेकर आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। रोम स्टैच्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट, किसके तहत बनाया गया है? रोम स्टैच्यूट के तहत इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इन्फोर्स हुआ है 2002 से। 4 तरीके के क्राइम्स हैं जिसको ये एड्रेस करता है। नंबर 1 इज जेनोसाइड, देन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, देन वॉर क्राइम्स, देन क्राइम्स ऑफ अग्रेशन। इन 4 टाइप ऑफ क्राइम के ऊपर ये सबसे पहले इन चीजों को एड्रेस करता है कि भाई आईसीसी इन 4 तरीके के क्राइम्स के ऊपर सबसे पहले संज्ञान ले सकता है। ओके, नेक्स्ट 124 स्टेट्स हैं जो इसके मेंबर हैं। लेटेस्ट इसमें 123rd मेंबर जो बना था वो फलस्तीन बना था और 124 मलेशिया बना था 2019 में। कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है? इंडिया, इजराइल, यूएस, रशिया और चाइना इसके मेंबर नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि आईसीसी के डिसीजंस जो हैं वो बाइंडिंग होते हैं नेचर में, और इंडिया एक तरीके से आप मान के चलिए, या ये जो जितने भी देश है वो ये नहीं चाहते हैं कि भाई इनके ऊपर कोई एक ग्लोबल लेवल पे कोई कोर्ट उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी जाहिर करे। आईसीसी के हम मेंबर नहीं हैं, डेफिनेटली मुद्दे जरूर जाते हैं वहां पे, लेकिन हम उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे एक डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आईसीसी और आईसीजे के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। आईसीसी बना है आपका रोम स्टैच्यूट, जैसे अभी आपने देखा, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको बनाया गया है यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 के तहत। सेकेंडली इसके हेडक्वार्टर्स हेग में है, सिमिलरली आईसीजे के भी हेडक्वार्टर्स हेग में ही हैं। हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पे आते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो ऑफेंस के लिए, उनका मुद्दा जाता है। मतलब अगर कोई भी क्राइम किसी इंडिविजुअल के द्वारा हुआ है, कोई ऑफेंस उसने करा है, तो वो मुद्दा लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाया जा सकता है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा मैटर अलग है। एनी कंटेंशियस केस, मतलब स्टेट और पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट है या 2 स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, उन मुद्दों को लेकर, लीगल डिस्प्यूट को लेकर आईसीजे में जाया जाता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुलभूषण जाधव का केस था, उसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए थे। सेकेंडली एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स, तो जैसे इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है, सिमिलरली जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पर भी एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करी गई है। सो दिस इज समथिंग जो एडवाइजरी ओपिनियन अगर लेना है इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गन की बॉडी से, तो वो लिया जा सकता है। ये बेसिक डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। आईसीसी के अंदर 18 जजेस होते हैं और आईसीजे के अंदर 15 जजेस का पैनल होता है। सो डू रिमेंबर दिस थिंग, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने जो आती है, दैट इज ब्रिक्स। ओके, सो चलिए इसके बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि ब्रिक्स जो है भाई वो हमारे 5 नेशन से मिलकर बनता है। 5 नेशंस अगर हम लोग देखें तो दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया,
चाइना एंड साउथ अफ्रीका। द लेटेस्ट वन इज द साउथ अफ्रीका। सो ये 5 परमानेंट कंट्रीज हैं जो इसका मेंबर है। इस टर्म को बनाने वाले एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओनील। तो 2001 में इसको फॉर्मलाइज करा गया था, इस टर्म को कॉइन करा गया था, और 2006 के अंदर इसको फाइनली फॉर्मलाइज करा गया है G8 समिट के अंदर। पहली ब्रिक्स समिट 2009 में रशिया के अंदर हुई थी। 5 इसके ओरिजिनल मेंबर्स है, जैसे अभी हमने देखा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर्स इसके शंघाई में है। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया था। न्यू मेंबर्स जो ब्रिक्स के अंदर अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं वो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पहला एक ऐसा साउथ ईस्ट एशियन नेशन बना है जो ब्रिक्स का पार्ट बना है। सऊदी अरेबिया ने भी फॉर्मल कोई डिक्लेरेशन करा नहीं है। ब्रिक्स की जो पार्टनर कंट्रीज हैं, ओके, वो कौन कौन सी है? बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और नाइजीरिया। एंड कोई इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी नहीं है। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो 16th ब्रिक्स समिट है वो कजान, रशिया में होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रिक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है वो है उसका न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, जो चाइना में जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट है? NDB को बनाया गया था काउंटर करने के लिए टू दी वेस्टर्न बैंक, स्पेसिफिकली जिन वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस उन बैंक्स के ऊपर, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, उसको काउंटर करने के लिए, उसकी हेगमनी को काउंटर करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया इन 5 देशों के द्वारा। अब ये जो बैंक है वो क्या करता है? वो फंड प्रोवाइड करवाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 5 देशों को तो फंड प्रोवाइड करवाएगा क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज भी, उनको भी फंड प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो डोमिनेंस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हो चुकी है या वर्ल्ड बैंक की हो चुकी है, उसको काउंटर करने के लिए इन 5 देशों ने उसके ऊपर कोशिश करी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, वोटिंग पावर सबको बराबर दी जाती है। सो 6th याद रखिएगा, फॉर्टजेला ब्राजील में 6th समिट हुई थी 2014 में, तब जाकर इसको बनाया गया। इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी होता है। मेंबर नेशंस को कभी भी अगर लिक्विडिटी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की अचानक रिक्वायरमेंट होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट से पैसा ले सकते हैं। देन ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, नेशंस के बीच में अगर कभी भी कोई वॉर लाइक कंडीशंस है और कोई बहुत ही एडवर्स कंडीशन के अंदर कोई नेशन गुजर रहा है, जैसे इसमें रशिया यूक्रेन का केस हम लोग देखते हैं, आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर इक्विटेबल ट्रेडिंग सिस्टम करा जाएगा जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक इक्विटेबल फेयर प्राइजेस के ऊपर ट्रेड किया जाएगा, मतलब अनड्यू उसमें बेनिफिट्स लेने की कोशिश नहीं करी जाएगी। दैट इज ब्रिक्स एक्सचेंज। देन वी हैव रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशन, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ब्रिक्स का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव, जिसको हम ब्रिक्स पे कहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर डिजिटल पेमेंट में फोन पे, गूगल पे ये इस्तेमाल करते हैं, सिमिलरली इन अ सिमिलर फैशन देयर इज अ ब्रिक्स पे। सो ब्रिक्स पे का मतलब क्या है? यहाँ पर ब्रिक्स पे का मतलब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्रॉस बॉर्डर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग करेंसीज में एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू दी स्विफ्ट मोड फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन। सो दिस इज अबाउट दी ब्रिक्स, जो आपको एसेंशियली ध्यान रखना है। नेक्स्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आती है, दैट इज आसियान। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो दीज आर द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो आसियान के मेंबर्स हैं, लाइक म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनोई। तो जरा जान लेते हैं, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसको बनाया गया था, बैंकॉक में बनाया गया था आसियान डिक्लेरेशन, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। 5 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। लेकिन प्रेजेंटली इसमें 10 कंट्रीज हैं जो आसियान के अंदर आती हैं। एक डायलॉग है जिसको हम लोग कहते हैं दिल्ली डायलॉग। तो एक एनुअल ट्रैक मेंटेन करा जाता है 1.5 फोरम, जिसमें आसियान के वो 10 नेशन और इंडिया अपने रिलेशंस को और बेहतर कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन है इस समय? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, ये आपको याद रखना है। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का कौन मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है, डायलॉग पार्टनर है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पेपर में इसी तरीके से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर दी डायलॉग पार्टनर्स, जिसमें आपका इंडिया, यूएई, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, यूके, यूएस, ये सभी नेशंस इसके मेंबर्स हैं। यहाँ पर एक फोरम आता है सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आसियान रीजनल फोरम, दैट इज कॉल्ड एज ARF। 1994 में बनाया गया था, इंडिया ने इसे 1996 में ज्वाइन करा है, जिसमें एट प्रेजेंट 27 मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं।
इस फोरम का ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज आसियान नेशंस और उसके पार्टनर कंट्रीज के बीच में कंड्यूसिवली सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करा जाए, पॉलिसी मेकिंग करी जाए और नेशंस के बीच में एक कॉपरेशन करा जाए विद द ट्रेड एंड कॉमर्स, उसको और कंड्यूसिव बनाया जाए. दैट इज द पर्पस ऑफ ARF, दैट इज आसियान रीजनल फोरम. ओके, नेक्स्ट इज अ आसियान फ्यूचर फोरम, जिसको 43rd आसियान समिट 2023 में ही पास किया गया है वियतनाम के अंदर. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मेंबर स्टेट्स और पार्टनर कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर पॉलिसी रिकमेंडेशंस पे डिस्कशंस और डिबेट करती हैं. हर नेशन अपनी बेस्ट पॉलिसी को एक जगह पे लेकर आती है, उसके ऊपर डिस्कशंस किए जाते हैं और फिर वो नेशंस उनको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर भी काम करते हैं. दिस इज अबाउट द फ्यूचर फोरम. ओके, सो इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को. देन नेक्स्ट वी हैव आसियान +3 कॉपरेशन. तो आसियान नेशंस तो है, आप जानते हैं 10 मेंबर स्टेट्स हैं. उन 10 मेंबर कंट्रीज के बाद 3 और कंट्रीज आती हैं, उनको हम बोलते हैं आसियान +3 कॉपरेशन. वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? चाइना, जापान एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया. इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इट इज नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ दिस +3 ग्रुप. ओके, सो दिस इज द मैप. आप वीडियो को पॉज करके इसे एक बार देख सकते हैं. इंडिया आसियान के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं. तो 1992 में इंडिया ने एक फॉर्मल एंगेजमेंट करनी शुरू करी थी. हम 1996 में इसके एक डायलॉग पार्टनर बने और आज इंडिया और आसियान नेशन के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है. डिप्लोमेटिक टाइज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. हम इनके साथ कुछ सर्टन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आसियान इंडिया मरीन टाइम एक्सरसाइजेस एंड आसियान सॉलिडारिटी एक्सरसाइजेस. सो डू रिमेंबर, इस पर भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन related to the ASEAN only, we have East Asia Summit, and for India, East Asia is actually really very important. So Prime Minister ने recently last year की बात है 19th East Asian Summit में participate किया था. 2005 में कुआलालंपुर में ये East Asia Summit को बनाया गया था. Again, purpose क्या है? Leaders are going to come from all the dialogue partner countries, from ASEAN nations, एंड वो स्ट्रैटेजिकली वर्क करने की कोशिश करेंगे इस एरिया को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पॉलिटिकली सिक्योरिटी वाइज इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर, इकोनॉमी वाइज इसको स्ट्रेंथन करने के ऊपर काम करेंगे. इसमें 18 मेंबर्स हैं, आसियान के मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया है, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और US, ये सब है. नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इनके प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से हैं? व्हाट आर द प्रायोरिटी एरियाज? सो इन्वायरमेंट एंड एनर्जी के ऊपर बेसिकली फोकस है. आप जानते हैं कि ग्लोबल लेवल किस लेवल पे, मतलब क्लाइमेट चेंज किस लेवल पे हो रहा है और कितना ज़्यादा डिजास्ट्रस टर्न ईयर बाय ईयर हो रहा है. सो इन्वायरमेंट और एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए उसके ऊपर काम किया जा रहा है. एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, फिनेंस की नॉलेज हो, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने के ऊपर काम किया जाएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आसियान की कनेक्टिविटी, आसियान नेशंस के बीच में और कंड्यूसिव सीमलेस कनेक्टिविटी को बिल्ड करने के ऊपर भी पैरेलली यहाँ पे काम किया जाएगा. देन आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट, दिस इज द अनदर इनिशिएटिव विद द आसियान. तो 5th जॉइंट कमिटी के अंदर इसको साइन किया गया था 2009 में. ये ट्रेड बैरियर्स को, आसियान नेशन और इंडिया के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स हैं, मतलब जब सामान कोई भी मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है, उस पर सर्टन काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज करी जाती है, उनके ऊपर ये काम करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ट्रेड बैरियर्स को कम करिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकें एक दूसरे के साथ और इकोनॉमिक टाइज को और ज़्यादा डीपन अप करने के ऊपर काम करा जाए. सो ये भी आप ध्यान रखेंगे साथ में. एंड द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर टुडेज दिस लेक्चर इज SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. जैसे आप जानते हैं कि इंडिया और उसकी सारी नेबरिंग कंट्रीज मिलकर SAARC नेशन का मेंबर बनती है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. काठमांडू में इसका सेक्रेटेरिएट है. 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसका पार्ट है. लेकिन 2016 के बाद से ही SAARC जो है वो बहुत इनएक्टिव है. ऑब्जेक्टिव स्टेटस 9 कंट्रीज को दिया गया है, वीडियो पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और US को भी यहाँ पे वो दिया गया है. नाउ वी कम कि SAARC इंपॉर्टेंट क्यों है. सो जितने भी की डिसीजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो SAARC में लिए जाते थे, बायलेटरल टाइज के बारे में, कनेक्शन के रिस्पेक्ट में और बेटर कंड्यूसिव ट्रेड एंड कॉमर्स को बना सके, सिक्योरिटी इश्यूज को बना सकें, पॉलिटिकल ग्राउंड्स को और ज़्यादा कंड्यूसिव बनाया जा सके, वो जो है वो डिसीजंस हमारे SAARC में लिए जाते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में. कुछ की इनिशिएटिव्स भी रहे हैं SAARC के, जैसे 2006 में साफ्टा बनाया गया, 2007 में SAARC फूड बैंक बनाया गया,
देन 2010 में सैटिस को फॉर्म किया गया, 2017 में, मतलब 2016 से सार्क इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन 2017 से ही आप देखेंगे कि 17 में हम लोगों ने एक साउथ एशियन सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था, ठीक है, और लार्जली ये डिसफंक्शनल रही है 2016 के बाद से, जैसे मैंने आपको अभी बताया इसमें। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पर अभी आपकी 10 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करा है, एंड आने वाले सीरीज के अंदर जो हमारी यूट्यूब पे आने वाली है उसमें हम लोग मल्टीपल ऐसी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को अपकमिंग सीरीज में हम लोग पूरा कवर करेंगे। सो दिस कंप्लीट सीरीज फॉर द करंट अफेयर्स 2025 एस्पिरेंट्स, इट्स गोइंग टू बी इन सच अ मैनर कि हम आपके लिए शॉर्ट लेक्चर्स लेकर आएंगे जिसमें आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ये सारा करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर कर सके। पहली लेक्चर में भी हमने जैसे अभी बात करी थी कि हम लोग करंट अफेयर्स को जैसे इंटरनेशनल रिलेशन से शुरू करें तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल रिलेशंस एंड कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। देन आफ्टर इंटरनेशनल रिलेशंस वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। सो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे। आप वो सभी एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन यूपीएससी की, एज आई टोल्ड, आप सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप डेफिनेटली सीरीज को रेफर कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, कारगर साबित होने वाली है। कुछ भी आपकी क्वेरी है आप हमसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें तो वो भी हम लोग लेकर आएंगे। रेस्ट नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे आपसे। साथ में एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स दी गई है, आप उन डिटेल से जाकर हमारे ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी टेस्ट सीरीज की डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सब कुछ प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में कैसे टेस्ट कंडक्ट होंगे, कितने टेस्ट कंडक्ट होंगे, सब चीज़ें बता दी जाएंगी। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यू कैन इवन गो फॉर दैट। हम आपको वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली वो टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करवाएंगे। So see you in the next lecture. Till then, keep studying and all the very best. Thank you so much.